रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों में सिर्फ नदियां ही नहीं बहती, बल्कि यहाँ की राजनीति का प्रवाह भी लगातार बदलता रहता है। आज हम आंकड़ों के आईने में देखेंगे कि उत्तराखंड के इस अहम विधानसभा क्षेत्र का जनादेश हमें आखिर क्या कहानी सुनाता है। चलिए इस राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग महज एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये पहाड़ों की राजनीतिक चेतना का एक प्रतीक है। यहाँ की चुनौतियां, यहाँ के मुद्दे और यहाँ की राजनीतिक धड़कन मैदानी इलाकों से बहुत अलग हैं। यहाँ की राजनीति जमीन से जुड़ी हुई है और उतनी ही जटिल भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या ये चुनावी आंकड़े महज कुछ संख्याएं हैं या इनमें यहाँ के लोगों की आशाओं और निराशाओं की गूंज छिपी है? ये पूरा विश्लेषण असल में इसी गूंज को समझने की एक कोशिश है। तो इस सफर में हम सबसे पहले रुद्रप्रयाग की जमीनी आवाज को सुनेंगे, फिर 2 दशकों के चुनावी इतिहास को खंगालेंगे। 2022 के जनादेश को समझने के बाद हम एक असरदार रणनीति और शासन के ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। यहाँ हम उन जमीनी हकीकतों को समझेंगे जो मतदाताओं के वोट देने के फैसले को आकार देती है। यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था की कमियों की ओर इशारा करते हैं। सड़कें, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो हर चुनाव में यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती हैं। आइए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और रुद्रप्रयाग के 20 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं, ताकि हम लंबे समय के रुझानों और जो महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं उन्हें समझ सकें। ये आंकड़े एक बहुत ही अस्थिर राजनीतिक कहानी बताते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वोट शेयर में भारी उतार चढ़ाव आया है। 2002 से लेकर 2022 तक रुद्रप्रयाग में सत्ता का पल्ला लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर झुकता रहा है। खासकर इस पर गौर कीजिए, 2012 में कांग्रेस की जीत के बाद 2017 में भाजपा ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, 50% वोट शेयर का आंकड़ा पार कर लिया। 2022 में कांग्रेस ने अपनी स्थिति कुछ सुधारी, लेकिन जीत का फासला अब भी काफी बड़ा था। एक और दिलचस्प बात, जब मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने निकलते हैं तो ये अक्सर बदलाव का संकेत होता है। 2012 में 62% का मतदान, जो 2 दशकों में सबसे ज्यादा था, उस समय की सत्ता विरोधी लहर को साफ तौर पर दिखाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सिर्फ उम्मीदवार के प्रदर्शन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रणालीगत कारण भी हैं। 2017 में भाजपा की भारी जीत, स्थानीय विपक्ष के कमजोर संगठनात्मक ढांचे और भाजपा के मजबूत क्षेत्रीय ब्रांड की कहानी कहती है। और यही हमें एक पल रुककर सोचना होगा। हमारे लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा महत्वपूर्ण है और उन्हें सही जानकारी के साथ अपने विचार रखने का अधिकार है। ये जिम्मेदारी सिर्फ वोटरों की नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की भी है कि वो संवाद को स्वस्थ बनाए रखें। इतिहास के इन रुझानों को ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे ताज़ा चुनाव यानी 2022 की जनादेश का विश्लेषण करेंगे, ताकि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और चुनौतियों को और गहराई से समझ सकें। ये रहे 2022 के अंतिम आंकड़े। ये विपक्ष के लिए चुनौती का पैमाना तय करते हैं। लगभग 1,05,000 मतदाताओं में से जीत का अंतर 9,800 वोटों से ज्यादा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फासला है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। पार्टी की हार के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार का व्यक्तिगत वोट शेयर 2017 के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया। यह उनकी बढ़ती व्यक्तिगत अपील की ओर एक मजबूत संकेत है। इस तरह विपक्ष की रणनीति 2 ध्रुवों पर टिकी है। एक तरफ उम्मीदवार की व्यक्तिगत अपील एक बड़ी ताकत है, तो दूसरी तरफ पार्टी का कमजोर संगठन और भाजपा का मजबूत ब्रांड एक बड़ी चुनौती पेश करता है। तो इस पूरे विश्लेषण से ये साफ है कि किसी भी राजनीतिक वापसी के लिए एक संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। आइए एक ऐसे ही ढांचे को समझते हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। ये 4 मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई का रास्ता सुझाता है। ये सिद्धांत 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने पर जोर देता है। चुनावी मोर्चा यानी वोटरों को टारगेट करने के लिए, संगठनात्मक मोर्चा यानी जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, कथात्मक मोर्चा मतलब एक असरदार कहानी गढ़ने के लिए, और संसाधन मोर्चा जो इन सब कोशिशों को ताकत देता है। जब हम पार्टी की अंदरूनी हकीकत की तुलना बाहर के राजनीतिक माहौल से करते हैं तो हमें पता चलता है कि रणनीति कहाँ सबसे ज्यादा असरदार हो सकती है।
मतलब ये कि उम्मीदवार की अपील को ग्रामीण संकट जैसे बाहरी अवसरों से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण को एक ठोस कार्य योजना में बदलते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि ये असरदार शासन का एक ब्लूप्रिंट है जो आंकड़ों और जमीनी हकीकत दोनों पर आधारित है। ये टाइमलाइन चुनाव की उल्टी गिनती को एक साफ चरणबद्ध योजना के रूप में दिखाती है, D90 से D0 तक। ये बताती है कि कैसे रणनीतिक कोशिशों को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, सर्वेक्षण से लेकर मतदान के दिन तक। रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उम्मीदवार, पार्टी नेतृत्व और डिजिटल टीमों के लिए ये कुछ सबसे जरूरी एक्शन पॉइंट्स हैं। जमीनी जुड़ाव से लेकर डिजिटल मोर्चे पर लड़ाई और नियमों का पालन, हर पहलू अहम है। हाँ, और जब हम डिजिटल रणनीति की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर वोटर की निजता का सम्मान हो। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना गलत है। ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और इस बातचीत को सिर्फ रणनीति से ऊपर उठाकर शासन और जनसेवा के बड़े मकसद की ओर ले जाते हैं। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ता है। राजनीति का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना, या लोगों की समस्याओं को हल करके उनका विश्वास जीतकर शासन करने का नैतिक अधिकार कमाना? इस सवाल का जवाब ही रुद्रप्रयाग की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 40 106 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।